वेलकम टू एक्सप्लोर टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लोर TIT दिसंबर 2024 बेस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट 4। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लियर होगा स्क्रीन आपको, ये मुझे लगता है क्लियर स्क्रीन होगा। TIT टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए आपका महाराष्ट्र हाई कोर्ट की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एक ऑर्डर रिलीज किया गया था, जिसका कॉपी जो है मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड किया है। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये बताया था, पूरे रिपोर्ट को अगर हम स्टडी करेंगे, मैंने उसका जो मेन पार्ट था वो आपको मेंशन किया था रिपोर्ट का के साथ में कि TIT एग्ज़ाम जो है ये आपको गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताया गया था कि नवंबर या दिसंबर मंथ में आपको कंडक्ट करना है, और उसके पहले MHA-TET का एग्ज़ाम होगा, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम, उसके लिए सितंबर अक्टूबर का डेट दिया गया था। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर MHA-TET मतलब महाराष्ट्र टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, इसी के को ही डिस्कस करेंगे। तो नवंबर दिसंबर का इसका डेट दिया गया है, और अभी इलेक्शन भी है 2024 में, तो पॉसिबल है कि 1 से या 2 मंथ जो है ये डेट आगे बढ़ सकता है, या हो सकता है कि शायद आपका दिसंबर में हो जाए या जनवरी में हो जाए, लेकिन नियर अबाउट उसके करीब में ही डेट रहेगा। हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है ये 4 मंथ है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर अगर आपका जैसे 4 मंथ का कोर्स है और दिसंबर में एग्जाम नहीं हुआ, हमारा बैच जो है अभी ये 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1 अगस्त से, और डेली इसका ऑनलाइन क्लास होता है और रिकॉर्डेड वीडियो भी उसका शेयर कर दिया जाता है। तो अगर जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए, ठीक है, तो उनको इसके थ्रू रिवीजन करा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा इसमें लेट नहीं होने का। तो मैं वही बता रहा था कि अगर समझ के चलिए डेट थोड़ा एक्सटेंड होता है, यानी मान के चलो फरवरी में होता है, तो क्या होगा, तो आपका जैसे 4 मंथ का तो कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस पूरा 200 मार्क्स का, भी हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को भी, तो बाद में आपको ना फिर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा का मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली एग्जाम तो होना ही है, वो अभी तक 2 बार एग्जाम हो चुका है, वो डेफिनेटली होना ही है। 1-2 मंथ आगे हो सकता है वो, ठीक है, पीछे तो नहीं होगा, आगे ही हो सकता है वो, तो उसमें आपको ना रिवीजन करने के लिए टाइम यानी मिल जाएगा अच्छी तरीके से, आप और प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, तो उसको फोकस करिएगा, ठीक है। अपना माइंडसेट पहले इसके लिए बना के रखिए, क्योंकि एग्जाम डेफिनेटली होना ही है, और अगर 1-2 महीना आगे बढ़ रहा है तो आपके लिए अच्छा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर जैसे हम इसके सबसे पहले जो है इसका क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर एक क्लास प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो TIT एग्ज़ाम ये कौन स्टूडेंट दे सकते हैं, TIT एग्ज़ाम क्राइटेरिया, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है क्लास के पॉम्फलेट में, लेकिन एक बार मैं आपको शॉर्ट में और बता देता हूँ। देखिए 1st to 5th क्लास में अगर आपको टीचर बनना है गवर्नमेंट स्कूलों में महाराष्ट्र में, तो TIT एग्ज़ाम सिर्फ महाराष्ट्र लेवल पर ही होता है ना, तो आप ये इसमें मेरिट नंबर डालो, आप बोलेंगे सर महाराष्ट्र के बाद बाहर में हमको गुजरात वगैरह दिल्ली में अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वहाँ पे तो ये वैलिड ही नहीं है, ओनली महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। तो 1st to 5th का अगर आपको टीचर बनना है, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो आपको इसमें जो है सिर्फ D.Ed कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ओनली D.Ed 1st to 5th अगर टीचर बनना है। B.Ed जिनका बैचलर ऑफ एजुकेशन है वो इसके टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज किया है। आप बोलोगे सर क्यों ये 9th है B.Ed वालों के साथ, तो यहाँ नीचे में देखिए आप 8th क्लास तक B.Ed वाले बन सकते हैं टीचर, 9-10 में तो B.Ed वाले बन ही नहीं सकते, 11-12 में भी D.Ed वाले नहीं बन सकते, सिर्फ B.Ed वाले बन सकते हैं। तो पहले B.Ed को यहाँ पे भी अप्लाईकेबल था, तो B.Ed वाले तो सब जगह अप्लाई कर सकते थे, लेकिन D.Ed वाले बेचारे सिर्फ 2 ही जगह पे अप्लाई कर पा रहे थे, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज किया कि D.Ed वाले जो है 1st to 5th के लिए अप्लाईकेबल है, पहले भी थे अभी भी रहेंगे, लेकिन B.Ed वाले नहीं रहेंगे। तो जो D.Ed कैंडिडेट है उनको महाराष्ट्र TET या फिर CTET का पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा, जो पासिंग मार्क्स है OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 150 में से 82 मार्क्स है, EWS के लिए भी उतने ही है, और जनरल के लिए 150 में से 90 मार्क्स है, ये पहले आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये TIT एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर D.Ed कैंडिडेट डायरेक्ट TIT एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिर बोलेंगे सर हम लोग शिक्षक भर्ती में अप्लाई करेंगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि 1st to 5th के लिए आपको पहले ये पास करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से भी CTET ज़्यादा ईजी एग्जाम है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। इसकी क्लासेस भी अभी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से। अगर कोई D.Ed कैंडिडेट वगैरह इसको देख रहे हैं तो वो आप इसका क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मेरे पास में, ठीक है।
कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9021504459 आंसर करके आप सेव कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास तो है ही नंबर। सेकंड देखते हैं क्राइटेरिया 6 to 8 में अगर आपको टीचर बनना है 6वीं से 8वीं में, तो इसमें डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएड वाले भी, ठीक है। बीएड जो करता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ऑलरेडी वो कोई ग्रेजुएशन पहले कर लिया होता है, या बीए या बीएससी वगैरह। लेकिन डीएड कैंडिडेट जो है इनका 2 साल में डीएड हो जाता है, उसके बाद उनको बीए या बीएससी ये डिग्री कंप्लीट करना होगा, कंप्लीट डिग्री करना होगा, उसके बाद ही ये सीटीईटी का पेपर 2 दे पाएंगे, ठीक है। डीएड और बीएड अगर आप कर रहे हैं, अपीयरिंग भी है, फर्स्ट ईयर अपीयरिंग है, तो भी आप सीटीईटी या टीईटी का पेपर दे सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि डीएड बीएड आपका कंप्लीट होने के बाद ही होना। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपीयर्ड है, सेकंड ईयर का रिजल्ट आने का है, तो भी आप टीईटी सीटीईटी पेपर दे सकते हैं, इसमें ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना यहाँ, ठीक है। तो पेपर 2 आपको उसके लिए पहले पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही टीआईटी एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, तभी आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात, ये क्राइटेरिया याद रखिए अच्छे से ना, इनको पेपर सीटीईटी या टीईटी का पास करना ही होगा 1 to 5 या 6 to 8 के लिए, उसके बाद ही आप टीआईटी का एग्जाम दीजिए। तब तक उसके बारे में मत सोचिए, तब तक इसको फोकस करिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर हम जो है सीटीईटी का हमारा तैयारी हो चुका है, हम वो भी कर लेंगे और टीआईटी का भी उसके बाद हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप दोनों ही क्लास कर सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों क्लास एक साथ कर सकते हैं, सीटीईटी का भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइम पे रहेंगे क्योंकि क्लासेस एक साथ कर सकते हैं, तो एक साथ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। सीटीईटी और टीआईटी का सिलेबस टोटली डिफरेंट है, हम डिस्कस करेंगे। थर्ड कैटेगरी में अगर 9th से 10th में अगर आपको टीचर बनना है, पीवर गवर्नमेंट स्कूल की बात करता हूँ, पीवर गवर्नमेंट ना जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर कारपोरेशन, ठीक है, महानगर पालिका, इस तरीके के स्कूल जहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, पीवर गवर्नमेंट स्कूल, या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल जो नॉन माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी के स्कूलों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे माइनॉरिटी मैनेजमेंट है मुस्लिम्स का, नॉन माइनॉरिटी स्कूल, जैसे कोई हिंदी मीडियम स्कूल है उसमें मैनेजमेंट है लेकिन मुस्लिम नहीं है, ठीक है, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड है, मैनेजमेंट तो है लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है वो, ठीक है, और प्योर गवर्नमेंट स्कूल, तो वहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 9 से 10 में अगर आपको टीचर बनने, तो देखिए मैंने बताया था 9 से 12 के लिए आपको सीटीईटी का पेपर 3 और पेपर 4 ये डिक्लेयर कर दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिक्लेयर कर दिया गया। तो आगे हो सकता है कि आपका जो सीटीईटी है वो पेपर 3 पेपर 4 भी कंडक्ट करे, अभी फिलहाल तो नहीं है लेकिन, और अभी जो टीआईटी एग्जाम होगा उसमें भी नहीं लगता है कि अभी चांस है आने के, बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो 9 से 10th में अगर आपको टीचर बनना है तो अभी उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन डिक्लेयर कर दिया गया, होगा ज़रूर हो, लेकिन ये साल तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए पूरा गाइडलाइन जारी किया जाता है। तो 9 से 10 का अगर आपको टीचर बनना है तो डायरेक्ट आपको टीआईटी एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। और 11 से 12 का अगर आपको टीचर बनना है तो देखिए यहाँ पे भी सिर्फ बीएड है ना, लेकिन 11 से 12 में आपको मास्टर डिग्री भी चाहिए, समझ में आ रहा है? 11-12 में तो आप सभी को पता है ना, एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन है इसका, यानी कि मास्टर डिग्री सिंपल तरीके से लिखा, मतलब वो मेंशन है, आसान नहीं है मास्टर डिग्री। जैसे आपका यहाँ पर एमए होना चाहिए आर्ट्स फैकल्टी में, या अगर आप इसमें हो एमकॉम कॉमर्स में, क्योंकि 11-12 में कॉमर्स भी रहता है, और एमएससी होना चाहिए आपका स्पेशलाइजेशन में, तभी आप 11-12 का टीचर बन पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ देखोगे कि सर 1st to 5th यानी प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज में भी टीचर बनना है तो गवर्नमेंट ने ये जो शिक्षक भर्ती के लिए एक ही एग्जाम निकाला है, टीआईटी, सभी के लिए टीआईटी, ठीक है। अब बोलोगे सर ये सबके लिए सेम एग्जाम क्यों निकाला गया? क्योंकि सबका जो ये देखिए टीआईटी का जो सिलेबस है इसमें आपका ना मेंटल एबिलिटी, आपका रीजनिंग पावर है, टीचर को प्रॉपरली अदर देन स्कूल सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब जो है ना स्कूल सब्जेक्ट के अलावा है, अदर देन जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, टीईटी और सीटीईटी में तो हमने स्कूल सब्जेक्ट का भी पार्ट पढ़े थे, जो कंटेंट था, अगर आपको याद होगा मैथ्स कंटेंट, ईवीएस कंटेंट, लैंग्वेज कंटेंट, लेकिन ये अदर देन स्कूल सब्जेक्ट है, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया जा सके, ठीक है, चैलेंजेस जो हमारे हैं इन्वायरमेंट में, एजुकेशन में, ताकि आप बच्चों को उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर सको, और ये बहुत अच्छी कोशिश है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इसमें जो है ना जरा ज़्यादा कट ऑफ रहेगा, क्योंकि इसमें फेल पास तो है नहीं, टीआईटी एग्जाम में क्या रहता है आपका मेरिट लिस्ट, जितना ज़्यादा
अच्छा नंबर लोगे, 200 मार्क का पेपर रहता है, उतना आपके लिए ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 11-12 में आप जितना मतलब यहाँ पे आपको ना थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, हो सकता है 200 में से 180-170 का कट ऑफ रहे जूनियर कॉलेज में टीचर बनने के। 9-10 में हो सकता है थोड़ा कम रहे कट ऑफ, 6-8 में थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा और कम हो जाए। अभी मेरे एक क्लास की स्टूडेंट थे, उनका सिलेक्शन हुआ है इसी सेम क्राइटेरिया पे। उन्होंने CTET का पेपर 2 पास किया था, उनका MSc था, MSc B.Ed M.Ed भी किए थे उन्होंने, लेकिन इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने CTET का पेपर 2 पास किया था और TIT में उनका नियर अबाउट 104-103 मार्क्स थे। उनका फिर जिला परिषद की स्कूल में अपॉइंटमेंट हो गया, और इसमें हो सकता है थोड़ा कम कट ऑफ है। लेकिन अभी जैसे मैंने देखा है, अभी जो ये सेकंड पवित्रा पोर्टल शिक्षक भर्ती का लिस्ट लगा है, तो प्राइमरी वगैरह में भी TIT का मार्क्स जो है ना थोड़ा ज़्यादा गया है कट ऑफ, ठीक है, 100 के नियर अबाउट ही गया है, 100 के ऊपर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना आप अलग अलग क्राइटेरिया के लेवल पर होंगे, ठीक है। किसी का पेपर 1 निकला होगा, किसी का हो सकता है पेपर 2 निकला है, कोई डायरेक्ट इसकी तैयारी कर सकता है अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, BA B.Ed BSc B.Ed है, 9-10 की जब डायरेक्ट तैयारी कर सकते हैं तो आपका है ये। लेकिन सभी के लिए मेरा कॉमन सजेशन यही रहेगा कि आप मैक्सिमम अपना टारगेट बना के रखिए कि आपको 200 में से जो है कम से कम नियर अबाउट 150 प्लस 160 प्लस 160 160 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। टारगेट आपका सभी के लिए बोल रहा ना, प्राइमरी वगैरह के लिए, क्योंकि इससे आपके सिलेक्शन की चांस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि इसके बाद जब वो पूरा प्रोसेस ओपन होता है ना पवित्रा पोर्टल पे, वो पूरा गाइड करूँगा मैं। ये एग्ज़ाम में आपने अच्छा नंबर ले लिए, फिर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, फिर आपको प्रोसेस पूरा क्लास की तरफ से बताया जाएगा कैसे आपको मतलब इसमें अप्लाई करना है शिक्षक भर्ती में। और जैसे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे हमको ऑप्शन आता है स्कूल में सिलेक्ट कर ऑप्शन डालने के लिए। समझ के चलो आप जो एरिया में रहते हो, नागपुर में या पुणे में, आपके घर के करीब एक स्कूल है, स्कूल का नाम है XYZ स्कूल, ठीक है। तो आपको ना ऐसे पूरी स्कूल की लिस्ट लिखेंगे पूरे महाराष्ट्र में। तो आपको तो जहाँ पे आपका घर है आप वहाँ देखोगे सर हमारा वहाँ ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। और ऑल ओवर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि 2012-13 के बाद से जो है ना शिक्षक भर्ती पर रोक लगा के रखा था गवर्नमेंट ने, ठीक है। वो मैनेजमेंट स्कूल वगैरह में हो रही थी कुछ लेवल पर, लेकिन ये जिला परिषद नगर परिषद केवल गवर्नमेंट स्कूल में रोक लगा के रखा था। और अभी मैंने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी ये पता किया है कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में बहुत वैकेंसी है। अभी वो वैकेंसी जो है उसका रोस्टर तैयार होता है और वो इसी पे अपलोड होगा पवित्रा पोर्टल पे ना। तो मैं आपको ही बता रहा था, जैसे ये एक स्कूल है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। आप बोलोगे सर मेरे घर के करीब स्कूल है और मेरा क्वालिफिकेशन भी उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है कि मिडिल स्कूल है, समझ के चलिए आप मिडिल के लिए अप्लाई कर रहे हो, पूरे आपके मार्क्स वगैरह भी, तो आपने अप्लाई किए, आपका नंबर है 112 TIT में, क्योंकि CTET या TET सिर्फ पास चाहिए, TIT में ज़्यादा स्कोर, उसके अकॉर्डिंग स्कोर देखा जाता है। यहाँ पे भी TIT का मेन स्कोर पे देखा जाता है, ठीक है। आपका नंबर है 112 और मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे भी घर के करीब है, लेकिन मेरा नंबर 113 सिलेक्शन होगा यहाँ पे मेरा, ठीक है। इस तरीके की बात है, एक नंबर से भी वो डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिए। तो क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि TIT एग्जाम कब होने वाला है ना। कहीं किसी को डाउट रहेगा तो आप मुझे कभी भी जो है क्लियर कर सकते हैं। नॉर्मली तो मैं जल्दी का कॉल रिसीव कभी नहीं कर पाता हूँ क्लासेस वगैरह के शेड्यूल में, लेकिन मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ या फिर व्हाट्सएप पे आप डिस्कस कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका देखिए होगा दिसंबर में, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका एक हाईकोर्ट से क्लियर नोटिफिकेशन दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है। लेकिन हो सकता है इलेक्शन की वजह से थोड़ा 1-2 महीना आगे हो जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा। 200 मार्क्स के पेपर होता है ये, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नो नेगेटिव मार्किंग। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट भी आपको पता चल जाता है। जैसे MSc-IT का आपने पेपर दिए होंगे, MSc-IT का पेपर देते हम, कितना मार्क्स मिल रहा है पता चल जाता है ना, फिर फाइनल मार्कशीट तो उसका बाद में आता है, ठीक है। ड्यूरेशन इसका 2 आवर 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का 2 आवर। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मिनट में सॉल्व करना है, वो पूरा मैं उसका एक क्राइटेरिया बना के दूंगा जब हमारा सिलेबस हो जाएगा। वैसे ही आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, जैसे मैंने CTET में करके दिया था आप लोगों को। तो सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट पर होगा, जैसे मैंने बताया हमारा टारगेट 160 प्लस सभी के लिए रहना चाहिए, ठीक है। चारों ही कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी करें, सब लोग अपना टारगेट 160 प्लस लेके चलें। और इसके अकॉर्डिंग फिर 3rd शिक्षक भर्ती होंगे पवित्रा पोर्टल पर।
इसकी वेबसाइट है www.edustar.maharashtra.gov.in। ये मैं बता दूंगा पूरा उसके बारे में, क्योंकि ये आगे का प्रोसेस है। पहले हमारे सामने ये तलवार कर रही है PIIT, इसमें आप अच्छा नंबर स्कोर करिए, फिर पवित्रा पोर्टल की जो शिक्षक भर्ती है, अभी सेकंड शिक्षक भर्ती वो चल रही है, अभी सेकंड फेज की लिस्ट आने वाली है, वो सब मैं बताऊंगा आगे में धीरे धीरे। तो थर्ड शिक्षक भर्ती आप पवित्रा पोर्टल पर फिर अप्लाई कर सकते हो PIIT के मार्क्स के बेस पर, 160+ आप लेंगे। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना सभी को? तो देखिए अभी तक TIT एग्ज़ाम जो प्रीवियस है, इसके पहले अभी जो है ना 2017 में सबसे पहले TIT एग्ज़ाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट शिक्षक भर्ती महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन इसमें बहुत ही कम पोस्ट फिल की गई थी, क्योंकि उतना जो है ना ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ था वैकेंसी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद सेकंड TIT एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सेकंड शिक्षक भर्ती पवित्रा पोर्टल पे स्टार्ट हुई थी, जो कि अभी चल रही है। अभी इसका सेकंड फेज का लिस्ट लगेगा, फिर विद इंटरव्यू का लिस्ट लगेगा। ठीक है, अभी विद इंटरव्यू विदाउट इंटरव्यू क्या है वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको इसमें। ठीक है, उसके बाद TIT एग्ज़ाम नेक्स्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया कि आप 2024 में दीजिए और उसके अकॉर्डिंग शिक्षक भर्ती करिए। और देखिए जो महा TIT का GR आया था ना, मैं उसकी फाइल होंगी मेरे पास में, यानी इसका मैं प्रिपरेशन उस टाइम से कर रहा हूँ कि जब ये सब के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। ये देखिए यहाँ पर इसमें मेरे पास में पूरा का पूरा इसका रिसर्च फाइल है, ये आप देख सकते हो। विनोद तावड़े, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। विनोद तावड़े कौन है, क्या बता सकते हैं मुझे? विनोद तावड़े आपके प्रीवियस, इसके पहले 2017 में एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पूरी माइक वगैरह है। ठीक है, हो सकता है आपको दिख पाएगा। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये TIT एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये शिक्षक भर्ती ऑनलाइन कराएंगे, ताकि कोई भी डोनेशन वगैरह का चार्जेस कोई ना कर सके। ठीक है, प्योर क्वालिटी एजुकेशन मिले, टीचर्स अच्छे मिले, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो मतलब इनके साथ जो पूरा का पूरा टीम था, उन्होंने इस पर वर्क किया और ये सिस्टम बना। और एक बात ये भी याद रखिए, ये जो सिस्टम बना है, ठीक है, ये वर्क वगैरह तो इन्होंने करे, लेकिन खुद होकर इन्होंने नहीं सोचा था। इसके लिए ना एक टीचर थे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे करप्शन की वजह से। टैलेंटेड टीचर थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर मैं। और वो देखते थे कि जहाँ अप्लाई कर रहे स्कूल में कि डोनेशन लग रहा है, प्रॉब्लम जा रहा है, तो उन्होंने नागपुर हाईकोर्ट का जो बेंच है वहाँ पे इसके खिलाफ जो है ये मतलब तरीके से कंप्लेंट किया कि, और पूरे उनके पास प्रूफ थे कि देखिए मैं स्कूल में जाता था और इस तरीके का प्रॉब्लम आता था करप्शन वगैरह का। तो उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में, वैसे तो सभी को पता ही था टीचिंग डिपार्टमेंट में क्या हाल हो गया अभी पिछले 20 सालों के अंदर में। पहले इतना करप्शन नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही हो गया। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी हो सकता मंत्री वगैरह तक की बात पहुँची होंगी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जैसे पवित्रा पोर्टल पे अप्लाई करूँगे ना, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है। 2 कैटेगरी, थोड़ा लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, कहाँ लिखेंगे अभी, ऊपर में थोड़ा ना वो लाइट से चमक जाता है। ठीक है, 2 कैटेगरी है। फर्स्ट है विद इंटरव्यू, नहीं फर्स्ट है विदाउट इंटरव्यू, और सेकंड है विद इंटरव्यू। ठीक है, अब ये क्या है सर, आप बोलेंगे विदाउट इंटरव्यू। देखिए विदाउट इंटरव्यू में ना आपको कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। जो प्योर गवर्नमेंट स्कूल है, कहाँ पे होगा ये प्रोसेस? प्योर गवर्नमेंट स्कूल, जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका, कारपोरेशन, वहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये सब नंबर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। ठीक है, और कुछ स्कूलें जहाँ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूलें हैं, उन्होंने पवित्रा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए। वो बोले कि हमारे माइनॉरिटी स्कूल है, हमारा राइट्स है, जो भी है, उन्होंने नहीं करवाए। लेकिन जो अदर माइनॉरिटी, मतलब अदर मीडियम के स्कूल है, जैसे हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम के जो मैनेजमेंट स्कूल है, हिंदी मराठी इंग्लिश मीडियम के जो मैनेजमेंट स्कूल है गवर्नमेंट की ना, प्योर गवर्नमेंट एडेड स्कूल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने करवाया रजिस्ट्रेशन। उन्होंने 10 नंबर के लिए इंटरव्यू रखे। हालांकि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप विद इंटरव्यू मत रखिए। इस पर ना क्या बोले थे, वो 10 नंबर रहेगा, 10 मार्क्स। ठीक है, और बाकी जो मार्क्स है ये सब पेपर वगैरह पर ही रहेंगे। लेकिन वो गवर्नमेंट बोल रही थी कि उन स्कूलों में हिंदी मराठी इंग्लिश मीडियम वगैरह की, या वो स्कूल है जहाँ पे मुस्लिम मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूलों ने बोले कि हम सर TIT पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हम अपना कैंडिडेट को डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। लेकिन उनके लिए भी, माइनॉरिटी स्कूलों के लिए भी ना TET CTET कंपलसरी है। ठीक है, 9 से 12 में तो अभी नहीं है CTET,
वहाँ पे TIT वगैरह वो लोग नहीं देते हैं, डायरेक्ट वो आप कराते हैं अपॉइंटमेंट, लेकिन आपको पता है फिर क्या प्रॉब्लम जाता है। तो विद इंटरव्यू में 10 मार्क्स रखे जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है वो विद इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन करते हैं क्या नहीं करते, अगर मतलब प्योरली क्वालिफिकेशन एजुकेशन के अकॉर्डिंग करे क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे कोई करप्शन वगैरह की बात ना करे तो बेहतर है, ठीक है। फिर वो उनकी बात है जो मैंने बताया, लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट स्कूल है सेंट्रल, जो मैंने बताया अभी मेरे स्टूडेंट का भी जो अपॉइंटमेंट हुआ जिला परिषद स्कूल में, नगर परिषद कारपोरेशन की स्कूलें है, महानगर पालिका, वहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू है ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट पूरा आपका सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप पूरा फोकस उस पर ही करिए, ठीक है। विद इंटरव्यू के लिए भी आप फॉर्म भर दीजिएगा ना, पहला नंबर, लेकिन विदाउट इंटरव्यू पे देना प्रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया तो वहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैंने बताया मैनेजमेंट स्कूलों के लिए ही है, वो तो छोड़ दो उनको, गवर्नमेंट स्कूलें तो है ना हमारे पास, उस पर ट्राई करिए, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल का के लिए भी मैं एक रियलिटी आपको बता दूँ, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए गवर्नमेंट स्कूलें जो है प्राइमरी तक तो बहुत ज़्यादा है, मिडिल तक भी है, ठीक है। प्राइमरी तक तो मैक्सिमम है ही, 1st to 4th तक, ठीक है। 6 to 8 में भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये 9th 10th 10वीं क्लास तक जो कारपोरेशन की स्कूलें है, जो बड़े शहर है, नागपुर जैसे हमारे यहाँ पे 36 ज़िले हैं महाराष्ट्र में, 36 डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ कारपोरेशन की स्कूलें आपको 10 तक मिलेंगी। 11-12 की थोड़ा स्कूल कम है, ये गवर्नमेंट तो प्योर गवर्नमेंट स्कूल है ना, 11-12 के लिए कम है थोड़ा, 10 तक तो मिल जाएंगे आपको, और सबसे ज़्यादा इसकी है, ठीक है। प्राइमरी फिर मिडिल स्कूल है, उसके बाद फिर हाई स्कूल है, फिर सबसे कम थोड़ा 11-12 की है। 11-12 के लिए आपको फिर वो मैनेजमेंट की स्कूलें वगैरह मिलेंगी, ठीक है। लेकिन है यहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन थोड़ा कम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी पोस्ट कम दिखेंगी पवित्रा पोर्टल, ठीक है। लेकिन एक बार ये भी याद रखिए, कम स्कूलें तो है, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि अभी तक 2 शिक्षक भर्ती हुई है, और इन शिक्षक भर्ती में भी ना ज़्यादा वैकेंसी अपडेट नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये पूरा काम ऑनलाइन हो गया है। तो ये 2017 में एग्ज़ाम हुआ, फिर थोड़े टाइम के बाद शिक्षक भर्ती चालू हो गई, तो उतना पूरा स्कूल मैनेजमेंट उतना अपडेट नहीं कर पाया। अभी यहाँ पे फिर बहुत से टीचर वगैरह रिटायर भी होते हैं, ठीक है। रिटायर होते हैं टीचर, तो उनकी जगह पे वैकेंसी निकलती है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको हर साल ये एग्ज़ाम लेना है, हर साल, ठीक है। तो उसके लिए प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 2 साल का गैप आ गया, हो सकता है उसके बाद थोड़ा गवर्नमेंट जो है इस पर ज़्यादा फोकस करे, हर साल कंडक्ट करे, क्योंकि रिटायर तो होते ही हर साल, कई टीचर की डेथ हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो उनकी जगह वैकेंसी निकलेगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पोस्ट मिलेंगी। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगी, उसके बाद इधर में, उसके बाद यहाँ पर, फिर थोड़े कम पोस्ट यहाँ पे मिलेंगी विदाउट इंटरव्यू, है ना। विद इंटरव्यू में जब मैनेजमेंट स्कूल है तो वो उसके अकॉर्डिंग चारों ही पोस्ट दे सकती है। अगर कोई स्कूल समझ लो मैनेजमेंट स्कूल 10वीं क्लास तक है, तो वहाँ पे अगर कोई वैकेंसी होंगी तो वो अपडेट करेंगे, ठीक है। इसमें ना बहुत सी स्कूल है, लेकिन देखिए एक बात ये भी याद रखिए, मतलब ऐसा क्राइटेरिया ऐसा माइंडसेट बन गया कि हर मैनेजमेंट स्कूल को बदनाम कर दिया गया कि वो करप्शन करती है, डोनेशन लेती है। लेकिन बहुत से मैनेजमेंट स्कूल है जहाँ पे अभी भी, आज के ज़माने की भी बात कर रहा हूँ मैं, 2024 को, जहाँ नहीं लगता डोनेशन। इसीलिए तो उन्होंने TIT के अंदर में इंक्लूड कर दिया अपने आप को कि सर हमको आप एक्सेप्ट कर लिए, हम TIT से ही भर्ती कराएंगे, बस हमारा 10 नंबर इंटरव्यू का रहेगा अलग से, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ स्कूल उसका गलत इस्तेमाल करे, लेकिन कुछ स्कूल है अभी भी आज भी, ठीक है, जहाँ करेक्शन नहीं लगता है, ठीक है। तो वो हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह के अकॉर्डिंग वो करे सिलेक्शन। तो ये इसका क्राइटेरिया है। कुछ भी अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, तो मुझे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए कोई बात छुपा के नहीं रखना चाहता ना, जो बातें सब बातें क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद ही अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए मेरी, क्योंकि ज़बरदस्ती कैसा मैं आपका भी टाइम और पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। सारी बातें आपके सामने एकदम क्लियर है, तो पूरा 100% चांस है, आप पूरा फोकस इस पर करिएगा विदाउट इंटरव्यू, ठीक है। और विद इंटरव्यू को हम सेकंड ऑप्शन में रखेंगे, ठीक है। अगर समझ लें उसके चलिए अगर कोई डोनेशन वगैरह चार्ज करता है आपको सिलेक्ट होने के बाद, तो मत देना, सर हमको नहीं करना, वहाँ पे जाओ, ठीक है। इसलिए तो बोल रहा मैं, आप अपना टारगेट बड़ा लेके चलो। कहाँ गए हमारा टारगेट, कहाँ चले गए? टारगेट मिटा दिएगा। अच्छा आपने अपने दिमाग में ये नीचे दिमाग में रख लो, 160 के ऊपर रखो टारगेट, तो यहाँ तक जाएंगे नहीं हम लोग, ये यहीं पर ही कर लेंगे। और हालांकि बताया मैंने 102 पे सिलेक्शन, 102 104 पे सिलेक्शन हो गया मिडिल स्कूल में टीचर्स का, तो लेकिन फिर भी टारगेट बड़ा रखो, ठीक है, ताकि हम लोग डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चांस है सिलेक्शन। और देखिए यहाँ मेहनत पे आपकी डिपेंड करते हैं। बहुत से जो टीचर वगैरह ना यहाँ पे मायूस हो जा रहे हैं कि सर हम तो इतना पढ़ लिए, इतना टाइम हो गया, ये हो गया, कब होगा।
समय होगा, थोड़ा आप सब्र रखिए। सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन आपकी पूरे काम की चीज़ें हैं। देखिए टीआईटी का जो 200 मार्क्स का सिलेबस है, इसमें आपको ये इतने टॉपिक पढ़ने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ का, 1st से 12 क्लास का। अब बोलेंगे सर इतना ज़्यादा इंग्लिश की किताबें हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? तो इसका मैं प्रॉपर सिलेबस में जो है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट्स के साथ, ठीक है। सिलेबस में तो इतना भी मेंशन नहीं है, अगर आप सिलेबस चेक करोगे तो बहुत शॉर्ट में उसका जीआर है। फिर बाद में ये जो है ना, मैंने क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके निकाला है, ठीक है। सिलेबस मेरे पास में शायद दूसरे जीआर के अंदर में उसका जीआर के साथ में होगा, ठीक है। तो उसमें तो बहुत ही शॉर्ट में मेंशन किया गया था कि 80 मार्क्स का आपका रीजनिंग आएगा, 120 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स वगैरह इस टाइप के सब्जेक्ट्स रहेंगे। फिर बाद में उसको इन्होंने बहुत शॉर्ट में मेंशन किया था। ये मैंने क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके निकाला है कि इतने सिलेबस हमको पढ़ना है। पूरा गाइडलाइन आपको दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज ग्रामर, मराठी लैंग्वेज आपको पूरा बोलना नहीं है, इसमें ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश मराठी लैंग्वेज ग्रामर। एक चाहिए साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। पेडागोजी तो हमने सीटीईटी एग्जाम में पढ़े हैं, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में हर सब्जेक्ट में 15 नंबर का पेडागोजी आता था। यहाँ पे आपको पेडागोजी के साथ में साइकोलॉजी भी है। तो साइकोलॉजी में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि आपको डिसीजन मेकिंग सिखाया जाएगा। यानी क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक किराए के मकान में रहते हो और वहाँ की कोई सोसाइटी के लोग किसी चीज़ के लिए, कल्चरल प्रोग्राम के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा जमा कर रहे हैं, तो आप क्या पैसा दोगे वहाँ पर? फिर 4 ऑप्शन थे, तो वहाँ पे आपको ना पॉजिटिव ऑप्शन अपना माइंड यूज़ करते हुए कि हम समाज में रह रहे हैं, हम समाजी जानवर हैं, हमको समाज के साथ कनेक्ट रहते हुए क्या ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग सिखाया जा रहा है आपको, ताकि आप बच्चों को भी डिसीजन मेकिंग सिखाएं। क्यों सिखाएं? ताकि वो अपने ज़िंदगी का सही डिसीजन ले सके कि हमको ये कोर्स करना है, हमको ये फील्ड में ही पढ़ना है। ये ना हो कि उनके चाचा ने या उनके कोई रिलेटिव या जान पहचान वाले ने बोल दिया कि देखो वो लड़का तो डॉक्टर है, तुम भी डॉक्टर बनो, जबकि वो स्टूडेंट का डॉक्टर से कोई भी मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं मेडिकल लाइन से। समझ आ रहा है? इसलिए आप डिसीजन मेकिंग बच्चों में भी डेवलप करिए। बच्चा अपना पॉइंट रख सके कि अपने मम्मी पापा, अम्मी अब्बू, माता पिता जो उनको बोल सके कि मुझे ये फील्ड में जाना है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, जो आपने 3 इडियट मूवी के अंदर में भी देखे होंगे। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम शॉर्ट में मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। फिर रीजनिंग एबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग एबिलिटी आपको स्कूल सब्जेक्ट में कभी भी नहीं मिलेगा, और रीजनिंग एबिलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद है जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज भी बहुत डिटेल है, जनरल नॉलेज में भी आपको जो है अलग अलग कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा रेगुलर क्लास में। तो वो सिलेबस हो गया, ठीक है, इधर का पार्ट हमारा डिस्कस हो गया पूरा। अब ये हमारा मेन क्लास का जो प्रोसीजर है, इसके बारे में देखते हैं। तो क्लासेस आपका किस तरीके से होगा, 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं उनको रिवीजन करा दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा लेट मत करिए, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो बंद रहे उसके डेली, तो उसके थ्रू मैं रिवीजन करा दूंगा। क्लासेस आपका ऑनलाइन रहेगा डेली, ठीक है। टाइमिंग उसका क्या रहेगा, टाइमिंग आपका इवनिंग, रात में 8 PM to 9 PM, ठीक है। रात में 8 से 9 बजे रहेंगी, ठीक है, क्योंकि 9 बजे के बाद मेरा CTT के क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो वो टाइमिंग मिसमैच ना हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का जैसे यहाँ पर कोई हो सकता है DED का हो या BEd का हो। पहले तो मेरा इनका मेन फोकस यही रहेगा कि ये 2 कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, पहले इन पे मेन ये करिए, ये एग्जाम पास करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप, ये हो सकता है बहुत से स्टूडेंट जो इसकी क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, मेरे पास 1-2 नंबर से उनका पेपर बैक है, उनको इसका पूरा नॉलेज है, ठीक है, और अभी वो टाइम का यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं TIT का प्रिपरेशन। और दोनों क्लास का साथ में प्रिपरेशन करना भी पॉसिबल है। अरे स्कूल में तो हम 5-5, 6-6 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं ना, यहाँ पे तो आपका 2 ही सब्जेक्ट है, ये 200 मार्क्स का है, ये 150 मार्क्स का है, टोटल 350 मार्क्स ही हुए ना। स्कूल में तो हम 500-600 मार्क्स का प्रिपरेशन पूरा एक साथ करते हैं 10-12 में, पूरे 1 साल के अंदर। तो आपको यहाँ पूरा 1 साल ही नहीं है, 4-4 महीने की क्लासेस है, तो आपके ऊपर आप कर सकते हो। तो क्लासेस का टाइमिंग मैंने बता दिया, ठीक है। TIT का जो पेपर होता है ना 200 मार्क्स का, वो इंग्लिश, मराठी और उर्दू, ये 3 लैंग्वेज में होता है, ठीक है। पेपर है मेरे पास में, उसका पेपर तो देखिए ऑनलाइन होता है, बाद में फिर ये उसका हमको जो है ऐसा
उसका ये मिल जाता है हार्ड कॉपी। तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला है, जैसे आप देख सकते हो पेपर यहाँ पे पेपर है ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है क्या? 1 मिनट। ये पेपर है आपका 14 दिसंबर 2017 का, जो सबसे फर्स्ट टाइम हुआ था 16 बजे का, यानी 4 बजे का। एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर होता ही है, ठीक है, 200 मार्क्स का। तो पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। 1 मिनट थोड़ा फोकस कर दूँ इसको मैं। हाँ, पेपर तो आपका ऑनलाइन ही होगा। बाद में ये हमको जैसे प्रैक्टिस के लिए हार्ड कॉपी वगैरह मिल जाता है, वो हम डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें ना मेन जो पेपर रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज से हम स्टडी करेंगे, मतलब लिखा इंग्लिश में रहेगा, वो पढ़ेंगे उस तरीके से जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप बोलोगे सर हमारा तो मदर टंग उर्दू या मराठी है, उसमें क्यों नहीं कर सकते हम? ये उर्दू में ना ट्रांसलेट किया जाता है, बहुत सारे वर्ड्स वगैरह वो हमको नहीं समझ में आते। हाँ, अगर जनरल नॉलेज पे समझ में कोई क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन पढ़ने को आपको दिक्कत जा रही है, उसका मीनिंग क्या होगा, तब आप उर्दू में ट्रांसलेशन समझ सकते हैं, ठीक है, या मराठी में ट्रांसलेशन समझ सकते हैं। यहाँ पे याद रखिए इंग्लिश ग्रामर और मराठी ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इंग्लिश और मराठी में ही रहेंगे, वो उर्दू वगैरह में या फिर दूसरा जो है इंग्लिश मराठी में नहीं आएंगे। इनका जो भाषा है वो सिर्फ भाषा तो भाषा में ही रहता है ना। तो इससे मत घबराइए कि सर इंग्लिश में हम कैसे, क्योंकि उर्दू और मराठी में भी रहेंगे और मुझे वो दोनों लैंग्वेज का भी, उर्दू तो मेरा मदर टंग ही है, मराठी का भी मुझे मतलब मैक्सिमम नॉलेज है, तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। लेकिन मेन फोकस हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। और देखिए एक बार आपको ना क्वेश्चन को समझना जरूरी है, डायरेक्शन को, तब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन की डायरेक्शन ही 6 से 10 लाइन की रहती है, इतना पढ़ते रहेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा। मैं आपका इस तरीके से प्रैक्टिस करा दूंगा कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन के ऊपर में फोकस कर सको, ठीक है। इंग्लिश से घबराइए मत। CTET का भी जो क्लासेस है आपने देखे होंगे, मेरा डेमो क्लास वगैरह में इंग्लिश में लिखा रहता था, लेकिन हम पढ़ते थे आम भाषा में। मेन है समझना। और असल में कैसा, इंग्लिश जो है ना टेक्निकल लैंग्वेज है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए टेक्निकल लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट है। हमको एकदम फॉरेनर वाला इंग्लिश नहीं पढ़ना, ठीक है, घबराइए मत उसको, एकदम जनरल भाषा में पढ़ेंगे। आप डेमो क्लास में इसकी देख सकते हैं, जो मैं शेयर कर दूँगा इसके साथ। लैंग्वेज हमारा कैसा रहेगा पढ़ाने का, एवरीडे यूज, ठीक है। आपको करना क्या रहेगा एज ए स्टूडेंट, डेली क्लास करना है आपको, उसके साथ सेल्फ स्टडी करना है। जैसे आज क्लास खत्म हो गई रात में 9 बजे, अगर आपको रात में टाइम है तो रात में उसको रिवीजन करिए या सुबह रिवीजन करिए, ठीक है। इस तरीके का पूरा आपका वीकली चलेगा, पूरे हफ्ते भर का हर दिन रिवीजन करते जाइए, ठीक है। संडे छुट्टी रहती है, संडे को पूरा एक साथ रिवीजन करिए, या बीच में आपको टाइम मिल रहा है ट्यूसडे को, थर्सडे को, कोई भी दिन, उस दिन अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग होगा। नोट्स मेकिंग करना है आपको डेली, ठीक है, यानी हमारा क्लास चलते रहेगा ऑनलाइन और वो रिकॉर्ड भी होते रहेंगे। आपको पूरा कैमरा वगैरह दिखेगा, बोर्ड लगेगा तो मैं बोर्ड की तरफ फोकस करूँगा, नहीं तो इधर नोट्स की तरफ में, क्वेश्चन पेपर की तरफ में लिखते हुए बताऊंगा मैं। आप भी अपना नोटबुक निकालिए, लिखते हुए, राइटिंग करते हुए चलिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ये हाईलाइट कर लीजिए। जैसे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ऐसे सॉफ्ट कॉपी में, इसका आप जेरॉक्स प्रिंट आउट निकाल लीजिए, हाईलाइट से कर दीजिए। जहाँ पे लिखना रहेगा वहाँ पे आपको लिखना होगा, मैथ्स वगैरह के इसमें। वीकली डाउट सेशन रहेगा हमारा हर सैटरडे को, संडे के पहले क्लास रहेंगे, उसमें डाउट सेशन का भी हम रखेंगे। टेस्ट पेपर आपका होगा कब होगा, वीकली या मंथली, या फिर जैसा नॉर्मली हम लोग टेस्ट पेपर करते हैं क्लास में, एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट हुआ उसका एक टेस्ट पेपर रखेंगे। उसके साथ ही ये लैंग्वेज के अंदर 3 पेपर और रहेंगे, मतलब आपको इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा इंग्लिश को, ठीक है। हमारा समझ के चलो 15 डेज में एक पार्ट हो गया, उस पर टेस्ट हो जाएगा, फिर 10 डेज में एक पार्ट हो गया, उस पर टेस्ट हो जाएगा, फिर 10 डेज में एक पार्ट हो गया, उस पर टेस्ट हो जाएगा। 3 या 4 टेस्ट, जैसा सिलेबस जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसी कैटेगरी रहेंगी। फिर एक टेस्ट मेन सब्जेक्ट पे रहेगा, ठीक है, मेन पोर्शन पे रहेगा। फिर इसके बाद तो पूरा आपका कंबाइन रहेंगे। तो टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होगा। 200 मार्क्स का होता है टेस्ट सीरीज पूरे पेपर का, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम कितने मार्क्स ले रहे हैं। ये आपको सभी को देना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज के टाइम पर गायब हो जाते हैं कि सर हमारा तो पढ़ के नहीं हुआ है। क्यों पढ़ के नहीं हुआ? टाइम नहीं मिला, ये प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हो सकता है आपका जेन्युइन प्रॉब्लम हो, फिर भी आप पेपर दीजिए, ठीक है। कम नंबर मिल रहे कोई बात नहीं, आप बताऊँगे सर हमको पढ़ के नहीं मिला, ठीक है, अगला पेपर पढ़ के दीजिए, लेकिन ये दीजिए ईमानदारी। अगर हम लोग अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो कैसे फिर हम लोग आगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे? ये करिए बराबर। तो आपको फिर स्टडी करिए अच्छी तरीके से, टेस्ट पेपर देने के लिए रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। ये हमारा मूल मंत्र है, ठीक है। इसी को आपने अगर फॉलो करा तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। स्टडी करिए अच्छे से, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
4 महीने का ऐसा आप जो है पूरा इन्वॉल्व हो जाइए इसके अंदर। जैसे हम लोग 10, 12 के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आखिरी के 1-2 महीने में प्रिपरेशन करते हैं ना, साल भर तो कोई इतना पढ़ता नहीं है, ऐसा लगता है मुझे 10, 12 बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले घर वाले भी थोड़ा जाग जाते हैं कि नहीं अभी प्रिपेयर करना ज़रूरी है, स्टूडेंट को तैयारी करना ज़रूरी है। तो आप समझिए आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है अभी, वैसे आप स्टडी करिए, रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। और डाउट आता है तो जैसे ज़रूरी नहीं कि वीकली डाउट सेशन तो रहेंगे, आपको डाउट आता है आप मुझे उसी दिन भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं उसको आपको ग्रुप के ऊपर में उसका आंसर शेयर कर दूंगा ताकि वो डाउट दूसरे स्टूडेंट के लिए भी क्लियर हो जाए। ड्यूरेशन 4 मंथ रहेगा। देखिए 4 मंथ तो मैंने पूरा डिज़ाइन कर रहा हूँ उसके लिए कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ दिन, ठीक है, 10 to 15 डेज थोड़ा आगे हो जाए, कम तो नहीं होगा, 4 मंथ तो बिल्कुल कम कन्फर्म है, ठीक है। 10 या 15 दिन हो सकता है थोड़ा आगे हो जाए, आपको कुछ पॉइंट अगर मुझे लगा कि और इम्पोर्टेंट है वो बताने के लिए। फीस आप देख सकते हो यहाँ पे 5000 फीस रखा था मैंने। इन बहुत से स्टूडेंट और टीचर्स जो थे मतलब ये कॉलेजेस वगैरह के, क्योंकि मैं जहाँ सेमिनार वगैरह करता हूँ, उन्होंने भी बोला कि सर आप ये बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं। तो देखिए हमारा ये एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट आपके सामने गवर्नमेंट जॉब है, अवेलेबल है, आपको अप्लाई करना है। अपने जैसे अभी 2024 में जो नीट और JEE वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, उसमें उनको जॉब नहीं मिलती है, सिर्फ उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। अभी 2025 में हम उसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, नीट और JEE का। उसका मेरे साथ में मतलब टीचर्स की एक टीम है, उसके थ्रू उनका जो नॉमिनल फीस रहता है कम से कम आपको बता रहा हूँ 2 साल का 1.5 से 2 लाख रुपए रहता है, ठीक है। उसमें सिर्फ उनको सीट मिलती है, डॉक्टर नहीं बन जाते, इंजीनियर नहीं बन जाते। वैसे बहुत सारे और दूसरे भी कोर्सेज है। खैर मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए यही बता रहा हूँ कि उनका भी एक क्राइटेरिया है, तो वहाँ उनको उतने पैसे लग रहे हैं। देखिए पैसे हर कोई ना अपनी मेहनत से कमाते हैं, हार्ड अर्न मनी। आप लोग मेहनत से कमा रहे होंगे, आपके लिए जो पैसे दे रहे हैं आपके हस्बैंड होंगे या आप खुद कमा रहे होंगे या आपके मम्मी पापा होंगे, हर कोई मेहनत से पैसे कमाते हैं। और मैं भी मेहनत से ही पढ़ा रहा हूँ, उसी के ही पैसे मतलब आपसे चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अगर टोटली सब कुछ फ्री कर दूंगा तो फिर अभी ये जो सेटअप वगैरह चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है, तो उसमें भी प्रॉब्लम जाएंगी ना। तो पैसा, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मन क्या हो सकता है, उसका एक मुहावरा है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट वी वांट मनी फॉर एवरीथिंग। आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबको देखते हुए मैंने 20% डिस्काउंट रखा फीस के ऊपर। अभी हमारे जो फीस है वो 4000 रुपीज़ है, 4000 रुपये। ये आपको वन टाइम पे पेमेंट करना रहेगा। बोलेंगे सर ये तो आप गलत कर रहे हैं कि एक ही बार में पूरा पैसा ले रहे, बाद में आपने क्लास बंद कर दिया तो कुछ हो गया। तो देखिए उसका तो मैं गारंटी देता हूँ क्लास तो बंद नहीं होंगे ना। हाँ ये बीच में अगर मुझे कुछ हो गया, ठीक है, कुछ भी अगर हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको वो पैसे रिटर्न हो जाएंगे। आप जो आईडी से पैसे भेजेंगे मुझे वो आपको रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अपने बता के जाऊंगा मैं अपनी तरफ से, ठीक है। उसका आप टेंशन मत लीजिए, वो मेरे ऊपर में नहीं रहेंगे पैसे, आपको रिटर्न हो जाएंगे इन केस कुछ अगर हो जाता है तो। लेकिन बाकी तो अभी तक जितनी बैचेस चली है अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा रेगुलर की है। अब असल में ये वन टाइम लेने का वजह भी ये है कि ऐसे में मेरे बहुत सारे फीस के पैसे डूब गए। पहले मैं इसको मंथली लेता था, मंथली 1000। उसमें फिर बहुत से स्टूडेंट बोले पूरा महीना क्लास कर ले रहे, 2 महीने बोले कि सर अगले महीने दे दिए, 2 महीना क्लास कर लिए, फिर फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ऑनलाइन क्लास के अंदर में ये भी है ना, घर जाके तो मैं किसी का चेक नहीं करता हूँ। फिर मैंने 2 इंस्टॉलमेंट रखा, 2000 2000 का। CTT के अंदर में भी यही था। फिर वहाँ पे भी मेरे बहुत पैसे डूबे। तो कैसा देखिए एक स्टूडेंट मेरे पास क्लास नहीं कर रहे, तो मतलब उसका 4000 रुपये बच गया, क्लास कर ही नहीं रहे ना, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, वो अपने पैसे का क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन एक स्टूडेंट जिन्होंने क्लास करा मेरे पास, अब मैंने तो पूरा टाइम दिया उनके लिए, ठीक है। अब वो अगर मुझे पैसा नहीं देगा तो फिर मेरा पूरा दिमाग उस पर लगे रहेगा कि मेरे पैसे डूब गए, ठीक है। अब ये थोड़ा उतना मुश्किल अमाउंट भी नहीं है, 4000 आपको अरेंज करना होगा एक बार में। वजह मैंने ये बताया ना क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत पैसे डूब गए। और जब वो टाइम देते थे कि सर हम दे देंगे पैसा अगले महीने, फिर मैं बार बार उनको फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिप्लाईज नहीं हो। जब मुझे ज़रूरत है तो पैसे दे ही नहीं रहे। तो आपके पास जब पैसे रहेंगे तभी आप क्लास करिए। हालांकि मैं ऐसा रखना नहीं चाहता था वन टाइम, लेकिन कैसा ये जो है मैं बोल सकता हूँ मजबूरी की वजह से मुझे रखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, आपको गाइड करना, ठीक है। पैसे जमा करना मेरा काम नहीं है, एक बार में मांग रहा हूँ उसको। और जो है जितना आप चीज़ को चीज़ें सिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही है, और वो करिए फॉलो, ठीक है। वन टाइम में पेमेंट है, आप ऑनलाइन गूगल पे वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट वगैरह जैसे आपको
तो क्लास ज्वाइन करने के बाद पहले एक बार मुझसे कंफर्मेशन कर लीजिए पूरी तरीके से, सर आप जैसा बता रहे पूरा उसके अकॉर्डिंग होगा क्या, हमको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी CTET में देखिए हमारे अभी 32 और अभी 6 कैंडिडेट और निकले, 32 और आपके 6 हो गए, 38 कैंडिडेट ऑलरेडी CTET में इसी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पास हो चुके हैं ना, 38 कैंडिडेट। और अब TIT एग्ज़ाम, इसके पहले मैंने इसका क्रैश कोर्स पढ़ा है 1 महीने का, क्योंकि स्टूडेंट ही जमा नहीं होते थे, इतने कैंडिडेट पास ही नहीं थे TET CTET में। लेकिन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी 38 कैंडिडेट पास हो चुके हैं इसी के थ्रू। तो आपका भी मेरे ऊपर मतलब भरोसा रखिए, एक तो आपको भरोसा भी रखना चाहिए और दूसरा आपको अपनी मेहनत भी करना है। आप बोलोगे कि सर हम पैसा दे दिए, हमको भरोसा है आपके ऊपर, और बाकी सब आप समझते बैठो, वो नहीं है। मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। मेहनत आपकी रहेगी, पूरा जो है आपका ही बेनिफिट रहेगा। गवर्नमेंट जॉब लगेंगी तो उसमें से मैं थोड़ी कुछ परसेंटेज मांगूंगा, वो तो पूरा आपका ही है ना। लेकिन यहाँ पर आपको पहले कैसे अपने तौर पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप में से बहुत से टीचर होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, स्कूल में या ट्यूशन में भी पढ़ा रहे होंगे, या प्राइवेट में बहुत कम पैसे मिलते हैं ना, मैं खुद ही जानता हूँ। तो मैं भी इसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे मेरे पास स्टूडेंट ही ना रहे, तो मुझे भी अपना एक लाइफ सिक्योर करना है ना। क्योंकि इसके पहले मेरा पूरा क्राइटेरिया डिफरेंट था, ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था मैं, लेकिन अभी मैंने पूरा अपने आप को यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया बहुत सारी चीज़ों के बाद में। मैं अपनी लाइफ भी सिक्योर कर ले रहा हूँ। कल को मेरी क्लास नहीं भी चली तो कोई बात नहीं है, मैं बंद कर दूँगा कैमरा और मेरा गवर्नमेंट जॉब तो रहेगा, फिर आराम से अपनी ज़िंदगी मज़े ही मज़े। तो खैर आपके लिए मैं वो लाइफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो करिए प्रिपरेशन। कहीं किसी को डाउट वगैरह रहेंगे तो मुझे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ में डेमो क्लास के वीडियो ज़रूर देखिए, ये वीडियो के साथ आपका बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ख़राब कर दिया, तो सॉरी फॉर डेट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो शेयर करिए स्टूडेंट्स वगैरह के साथ, डाउट वगैरह है तो डिस्कस करिए, आपको मैं सीधा साफ और क्लियर बात ही करूँगा। तो थैंक यू।